प्रसिद्ध समाजशास्त्री कार्ल मार्क्स के समाजशास्त्रीय योगदान को हमने पिछले अध्यायों में देखा कि कार्ल मार्क्स एक ऐसे समाजशास्त्री हैं जिन्होंने न केवल समाजशास्त्र अपितु अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र और इतिहास आदि विषयों के अंतर्गत अपने विचारों को समेटा और उन्होंने तत्कालीन समाज में चल रही शोषण की व्यवस्था को आधार बना करके वर्ग के माध्यम से द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को समझाया और इस भौतिकवाद को अपने सामाजिक परिवर्तन का मुख्य सिद्धांत उन्होंने बनाया। इसी कड़ी में आज हम मार्क्स के प्रमुख सिद्धांत वर्ग संघर्ष की यहाँ चर्चा करेंगे। वर्ग संघर्ष जिसे क्लास स्ट्रगल कहा जाता है, इसको समझने से पूर्व हमें ये समझना चाहिए कि वर्ग क्या है। वर्ग जिसे क्लास कहा जाता है एक प्रकार की एक श्रेणी है जिस वर्ग से संबंधित उस श्रेणी से संबंधित इकाइयां समान रूप से अवस्थित होती है। यानी उसमें रहने वाले जिसे जिस वर्ग एक ऐसा समूह है जिसमें रहने वाले सभी व्यक्तियों की समान परिस्थिति, समान आय और समान विचार के कारण, समान शिक्षा के कारण उनका अपना एक समान पारिस्थितिक स्तर पाया जाता है। इसी को आधार बना करके वर्ग की उन्होंने अवधारणा दी। समाज में स्तरीकरण के बहुत सारे आधार पाए जाते हैं जिनमें वर्ग, जाति व्यवस्था और दूसरे संस्करण के बहुत सारे प्रतिमान हो सकते हैं, लेकिन कार्ल मार्क्स ने अपने सिद्धांतों में वर्ग निर्धारण को प्रमुख माना है। उन्होंने समाज में वर्ग की चेतना को और वर्ग के निर्धारण के आधार पर ही अपने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और संघर्ष के सिद्धांत को समझाया है। वस्तुतः कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत को रेखांकित करता है। वर्ग संघर्ष की अवधारणा मार्क्स के महत्वपूर्ण विचारों में से एक है। मार्क्स के वर्ग संघर्ष की अवधारणा मार्क्स ने ऑगस्टीन थोरे से ली थी, किंतु उसकी पूर्ण विवेचना मार्क्स ने ही की है। कार्ल मार्क्स ये मानते हैं कि इतिहास के प्रत्येक युग और प्रत्येक समाज में सदैव दो विरोधी वर्ग रहे हैं, एक शोषक वर्ग और एक शोषित वर्ग, जिसे उच्च वर्ग और निम्न वर्ग भी कहा जा सकता है। और समाज का एक युग अवस्था समाप्त होकर दूसरा युगीय अवस्था होती रही है, तो ये वर्ग की जो स्थिति है ये भी परिवर्तित होती रही है। अर्थात जब दो वर्ग होते हैं तो उन दोनों वर्गों के मध्य उन समाज के उत्पादन के संसाधनों के नियंत्रण को लेकर के उनमें संघर्ष देखा जा सकता है। कार्ल मार्क्स ने अपने इतिहास की द्वंद्वात्मक भौतिकवादी व्याख्या को बताते हुए कहा कि अगर हम इतिहास को उठाकर देखेंगे तो इतिहास में आदिम साम्यवादी व्यवस्था में किसी भी प्रकार का कोई वर्ग नहीं पाया जाता है, क्योंकि वहां पर व्यक्ति की निजी संपत्ति या निजी पूंजी का कोई किसी प्रकार का अस्तित्व देखने में नहीं मिलता है। इस प्रकार इतिहास के साम्यवादी से तंत्र में धीरे धीरे जब व्यक्ति समूह में रहने लगा और उसका परिवार बना और परिवार से जब वह एक गांव में रहने लगा या एक स्थान पे रहने लगा, तो उसके कुछ स्वजनों के कारण, जो उसके कुछ थे स्वजन और कुछ अलग थे, उनके बीच में स्पष्ट रूप से एक वर्ग का निर्धारण हो गया, एक उसका अपना और एक दूसरा। यह समाज का पहला वर्ग था जिसे उच्च वर्ग और निम्न वर्ग कहा, जिसे वह चाहता था उच्च वर्ग और जिसे नहीं चाहता था वो निम्न। या इसे यूं भी कह सकते हैं कि जिसके पास में उत्पादन के साधन थे, जिसके पास संपत्ति थी, जिसके पास भूमि का स्वामित्व था, या जो समाज के संसाधन थे उनका निर्धारण था, उनको लेकर के उन्होंने ये किया। इस प्रकार प्रत्येक समाज में व्यक्तियों के हितों में परस्पर विरोध पाया जाता है। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष को समझाने के लिए मार्क्स ने अपनी प्रसिद्ध कृति कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में लिखा है, अब तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का ही इतिहास है। स्वतंत्र व्यक्ति तथा दास, कुलीन वर्ग तथा साधारण जनता, सामंत तथा अर्धदास
किसान, श्रेणीपति तथा दस्तकार एक शब्द के शोषक तथा शोषित तथा दूसरे के विरोधी होकर कभी प्रत्यक्ष तो कभी अप्रत्यक्ष किंतु अनवरत युद्ध करते रहे हैं। इस संघर्ष का अंत हर बार या तो समाज के क्रांतिकारी पुनर्निर्माण में या संघर्षत वर्गों के सर्वनाश में हुआ है। कार्ल मार्क्स ने कहा कि जो अब तक समाज का पूरा अगर हम इतिहास देखेंगे तो इसमें हमें दो वर्ग मिलेंगे और उस वर्ग में, उस संघर्ष में, उस वर्ग के जो संसाधन है वो दूसरे वर्ग के संसाधनों से एक से दूसरे को प्राप्त करने की जो कोशिश है उसमें ही व्यक्ति लगे रहते हैं। इस प्रकार विभिन्न वर्गों के मध्य संघर्ष को उन्होंने रेखांकित किया। अब यहाँ ये समझ लेना आवश्यक है कि संघर्ष क्या है। संघर्ष का तात्पर्य निरंतर युद्धरत रहने से नहीं, अपितु समाज में एक वर्ग ऐसा अवश्य होता है जिसकी आवश्यकताओं की पूर्ति न होने से वह संतुष्ट रहता है। इस असंतोष को वह हड़ताल या असहयोग आदि कई रूपों में प्रकट करता है। कार्ल मार्क्स ने पूंजीवादी समाज की व्याख्या करते हुए बताया कि पूंजीवादी समाज में दो वर्ग प्रमुखतः पाए जाते हैं, एक जिसे पूंजीपति वर्ग कहा गया और एक जिसे निम्न वर्ग या सर्वहारा वर्ग कहा। पूंजीपति वर्ग को उसने बुर्जुआ और जो निम्न वर्ग है जिसे मजदूर वर्ग भी कहा गया उसे सर्वहारा वर्ग कहा। तो सर्वहारा वर्ग के पास संसाधनों की कमी होती है। सर्वहारा वर्ग उन संसाधनों को प्राप्त करना चाहता है जो पूंजीपति के पास है और पूंजीपति सर्वहारा के श्रम और उसके मेहनत को उपयोग में लेते हुए अपना संसाधनों को और बढ़ाना चाहता है। ये वस्तुतः जो संसाधनों की पारस्परिक लड़ाई है इसे ही संघर्ष का नाम दिया गया है। पूंजीपति वह व्यक्ति होता है जिसका उत्पादन के साधनों जैसे भूमि, कल कारखानाओं, कच्चे माल, पूंजी और कार्य पर स्वामित्व होता है। यह वर्ग समाज का शक्तिशाली और ऐश्वर्य संपन्न वर्ग होता है। फिर इसी प्रकार जो तीसरा वर्ग है, तीसरी इसकी विशेषता है सर्वहारा वर्ग। सर्वहारा वर्ग जो उद्योगों में काम करने वाले निम्न श्रेणी के जो अकुशल श्रमिक हैं उन्हें सर्वहारा वर्ग कहा जाता है। उनके उत्पादन के अपने साधन उनके पास नहीं होते, वरन पूंजीपति को अपना श्रम बेचकर ही वह जीवन यापन करता है। पूंजीवादी युग में वर्ग संघर्ष की तीव्रता अधिक देखने को मिलती है। कार्ल मार्क्स ने कहा कि समाज के बहुत सारे विकास के दौर हैं जिनमें आदिम साम्यवादी, पशुपालन समाज, कृषि समाज, सामंतवादी समाज और पूंजीपति समाज और फिर साम्यवादी अवस्था। इन सब में जो पूंजीवादी समाज है उसमें वर्ग संघर्ष की सबसे सर्वाधिक तीव्रता देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि पूंजीवादी समाज में आधुनिकीकरण और औद्योगिकीकरण के तीव्र विकास के कारण उद्योग धंधों का तेजी से विकास होता है और उद्योग धंधों के तेजी से विकास के कारण संसाधनों की बढ़ती हुई संख्या के कारण मजदूरों का एक जगह ध्रुवीकरण और केंद्रीकरण होता है और उन मजदूरों में एक प्रकार की अपने शोषण के प्रति वर्ग चेतना का प्रस्फुटन होता है। उस वर्ग चेतना के सामूहिक एकत्रीकरण से क्रांति या संघर्ष की तीव्रता बढ़ती है और फिर वो धीरे धीरे क्रांति में, जिसे कार्ल मार्क्स कहता है कि दुनिया के मजदूरों तुम एक हो जाओ, खोने के लिए तुम्हारे पास बेड़ियां और पाने के लिए सारा साम्राज्य पड़ा है। वो कार्ल मार्क्स ने इस बात का स्पष्टतः आह्वान भी किया है कि अगर आप समाज में संतुलन चाहते हैं, समानता चाहते हैं, तो संसाधनों पर नियंत्रण करो, उत्पादन के संसाधनों को अपने कब्जे में लो और फिर तुम जिस तरह की राजनीतिक व्यवस्था, जिस तरह की सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था बनाना चाहोगे उसी तरह की व्यवस्थाएं तुम्हारे अनुरूप बन जाएंगी। तो इस प्रकार समाज में हम देखते हैं कि अधिकाधिक तरीके से, अधिकाधिक लोगों के माध्यम से वर्ग संघर्ष की तीव्रता बढ़ने के कारण पूंजीवादी समाज में क्रांति होती है और उस क्रांति के बाद में पूंजीवादी समाज का अस्तित्व नष्ट हो जाता है और मजदूरों का अधिनायकत्व स्थापित होता है और मजदूरों का या सर्वहारा वर्ग का साम्राज्य स्थापित होता है। और फिर जिसे उन्होंने साम्यवादी शासन व्यवस्था कहा, उस साम्यवादी शासन व्यवस्था की नींव रखी जाती है जिसमें संसाधनों का उचित
वितरण होता है। धन्यवाद।